नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नज़ीर, सियासी माहौल एक दफ़ा फिर गर्म हो चुका है, लेकिन जो पिछले सियासी माहौल जब हम गर्म की बात करते थे तो हमें ये लगता था कि वो सियासी माहौल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ही गर्म होता है और ऐसी तारीख भी है। लेकिन अभी जो हो रहा है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा लग रहा था कि सारे जो पिछले हिसाब थे वो सब चुकता कर दिए, खासतौर पर वो वाला हिसाब जो PMLN ने यानी PDM के प्लेटफॉर्म से उनको शो कॉज नोटिस इशू किया था। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर इलेक्शन की वो मुहिम पर है। मुहिम कितनी नतीजा खेज साबित होती है ये तो पता चलेगा 25 जुलाई को, लेकिन थोड़ा सा सबक हमने गिलगित बल्तिस्तान से भी लिया हुआ है, तो उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बट एनीवेज, लेट मी कम बैक टू द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। जो आज उन्होंने नून लीग के साथ किया, उन्होंने कहा कि जी लाइन में लगे हुए हैं, पैरों को पकड़ने के लिए तैयार हैं, आर होगा पार होगा। मुख्तसर ये कि आज उन्होंने ठीक ठाक किया। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बलूचिस्तान वाली बात की थी। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दिन कबल गवादर में ये बात की थी कि जी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वहाँ पे नाराज़ बलोच है उनसे बात की जाए। तो आज नॉमिनेट भी किया है उन्होंने शाहज़ैद बुगटी को सियासी कौमी हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी वो मुकर्रर हुए हैं। और उसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट ये भी है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पंजाब हुकूमत को लेकर भी एक दफ़ा फिर ये दावत दी PMLN को कि जी हमारे कहने पे चलें, हमारे साथ चलें, पंजाब हुकूमत भी ख़त्म करते हैं और यहाँ पे भी तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। तो PMLQ का जो वफ्द है वो आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं और PMLN का इस पर रिएक्शन भी जानेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, शौकत अली यूसुफजई साहब, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड कल्चर, KPK से उनका ताल्लुक, PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। खेलदास कोस्तानी साहब हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पर, MNA है PMLN के। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने का। इसी तरह मैं वेलकम करूँगी सैयद आसिम रजा साहब को भी, जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, रोज़ चैनल पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके भी प्रोग्राम का। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैं सियासी बात कर रही हूँ कि सियासी टेम्परेचर एकदम से दोबारा से गर्म हो गया है, तो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। असल नज़ला जो है वो PMLN पे है, लेकिन निशाना PTI भी है, क्योंकि बहरहाल जो सूरत हाल है मुकाबला दोनों ही जमातों से। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात को आप कितना सीरियस लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से उनकी तो शुरू से जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ बड़ी इमेच्योर सियासत है और वो हमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी नज़र आई। देखिए ये हमेशा होता है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, हर पार्टी अपना मंशूर देती है इलेक्शन के दौरान। लेकिन एक ऐसे वक्त पे अब जो अपोजिशन को मैं देख रहा हूँ उनके जो कोई भी मुझे उसमें कोई इतना सीरियस नहीं लग रहा है जो पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर कंसर्न कर रहा है या पाकिस्तानी अवाम के लिए सोच रहा है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के हालात, कोरोना और ये सारी चीज़ें देखें, एक तो अफ़गानिस्तान है जो जिसका असर हम पे ज़रूर पड़ता है और वो इस वक्त मुश्किल में है, जो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखें कि जो स्वात के अंदर जलसा हुआ परसों, उसमें किसी ने नाम तक नहीं लिया। जो भारत जो कुछ कर रहा है या भारत के जो कुछ सबूत आए उनके हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो ये चीज़ जो मुझे लग रही है कि खित्ते के हवाले से ये बिल्कुल बेखबर है, ये सिर्फ अपनी सियासत करते हैं, बस इक़्तिदार में आना और ये इन चीज़ों के लिए ये करते रहते हैं, जो बड़ी मुझे अफसोस भी होता है। क्योंकि देखिए जमहूरियत के अंदर सिर्फ हुकूमत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पुर्जा नहीं होता है, बल्कि जमहूरियत के अंदर अपोजिशन जो है वो सेम उसका होता है, अहमियत होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे जो मेच्योरिटी लग रही है, जिसको मर्जी है उसको लताड़े, जिसको मर्जी जब चाहे उसको करीब कर दे, जब चाहे उसको फेंक दे, ये कोई अजीब सी सियासत में देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है करनी है, हुकूमत के खिलाफ आप जाना है, इलेक्शन पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शन पॉलिटिक्स तो एक सीधी सी बात कर रहे हैं। लेकिन ये अंदर जी, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना वो ये मुश्किल लग रहा है कि ये आपस में भी इस बात मुत्तफिक नहीं है कि हुकूमत को हटाना है नहीं हटाना है, हुकूमत के खिलाफ क्या करना है। सिर्फ मेरे ख्याल से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है, आवाम को बताना है कि जी हम हैं, हम बात कर रहे हैं, बस इस हद तक। इनको इश्यूज से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि अपोजिशन को इश्यूज पे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। जो सूरत हाल है हमारे खित्ते के इर्द गिर्द, उस पर भी बात करनी चाहिए, उसके ऊपर भी इसी तरह अहमियत शो करनी चाहिए, सजेशन देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो इस वक्त अपोजिशन के नजर नहीं आ रही है मुझे। प्रायोरिटीज का फर्क है। ओके
खेलदास कोस्तानी साहब, ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि बिलावल साहब किस किस के पैर पकड़ रहे हैं अगली बारी हमारी के चक्कर में, या किस किस के पैर पकड़ने की तैयारी के लिए वो अमेरिका यात्रा में जा रहे हैं। लेकिन अपनी तो जरा बताएं ना, आपने किस किस के पैर पकड़ने हैं, या किस किस के प्लान आपने किया हुआ है कि इसके पैर पकड़ेंगे अगला वजीर आजम बनने के लिए? देखें, बिलावल साहब ने जो आज बात की है, दो एक मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से की है, दूसरा शहबाज साहब के। दोनों धड़ों से मुखातिब थे ना वो? नहीं, मुस्लिम लीग में तो एक ही धड़ा है, वो है उसका कायद नवाज शरीफ है, जो जिसके नाम पार्टी पीएमएल लंदन, PMLN लंदन। बाकी बात मैं आता हूँ सवाल पे आपके कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आर पार की बात तब की थी जब बिलावल भुट्टो साहब ने PDM में बैठकर ये कहा था कि हम अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, और ख़ुद वो जलसों में आप अगर शार्ट अगर आपके पास होंगे तो निकालेंगे। वो जनवरी की डेट भी दे रहा था, सारा इत्तेफाक था, और हम यही थे कि अब हुकूमत आगे नहीं चल सकी। अगर उस जो PDM का बयानिया था उस अगर 101 अमल किया जाता, कोई बैक नहीं होता, PDM पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ती, इस्तीफ़ाएँ भी होती, तो हुकूमत वाकई जनवरी क्रॉस नहीं कर सकती थी। मतलब बजाते खुद PMLN में इतना तब्बड़ नहीं था कि वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकती है, आपको पीपल्स पार्टी के सहारे की जरूरत थी। देखें, इस्तीफ़ाएँ अगर PMLN सिर्फ दे, अगर हुकूमत चली जाए तो हम देने के लिए आज भी तैयार हैं, मगर इस तरह नहीं होगा। अगर हम मुश्तरका सारे जो PDM की जमातें देती, वही हो गई ना, तो मैं वही आ रहा हूँ, तो वो अगर उस पर अमल होता 101, तो सब कुछ वो जो हम कह रहे थे आर पार ही होना था। और जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात तो की ये है, थोड़ी सी माजरत के साथ लेकिन थोड़ी सी प्रीमेच्योर पॉलिटिक्स का दिया है ना, कि मतलब आप किसी और के सहारे पर चल रहे हैं और आप बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं कि आर या पार, जब आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के सहारे पे ये बयान दे रहे हैं। सहारा कोई नहीं, हम डेमोक्रेसी, हमारा अवाम सहारा है। हमने यही तय किया था कि ये नुकात हमारे हैं, हमने इस्तीफ़ाएँ भी देनी है, हमें सब कुछ मिलके करना है। जब मिलके करना था तभी कोई रिजल्ट आना था, उसमें सहारे की बात नहीं है। बात ये कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो करता है, उन्होंने अपने कायद जो उनके वालिद की जगह पे भी है, जो उसका बड़ा भी है, भाई भी है, लीडर भी है, उनके अगर पैर पकड़ने की बात की है तो इसमें क्या बुराई है। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नादिया, हमारा पीपल्स पार्टी हदफ नहीं है, हमारा हुकूमत PTI की हदफ है, और इस तरह की बातें करने से मैं समझता हूँ हुकूमत को ही फ़ायदा होता है और किसी को नहीं होता है। तो ये बिलावल साहब अगर करते हैं, जोश खिताबत में ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन है, जलसे कर रहे हैं, तो जोश खिताबत में अगर ऐसी सियासत करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। तो मैं समझता हूँ इसको करना नहीं। मतलब आप अभी भी मफाहमत की सियासत ही करना नहीं, चाहते हैं? हम चाहते आप जब कश्मीर में कैंपेन करेंगे तो आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, बात ये कि कल जब हम मुत्तहिदा अपोजिशन हम थे बजट सेशन में, बिलावल अंदर जब मीटिंगें हो रही थी, तब शहबाज शरीफ साहब के जो भी उनकी अपोजिशन लीडर की बातें थी वो बिल्कुल उनके साथ चल रहे थे, और उन्होंने हम मिलके हमने वो बजट तो साथ चल रहे थे, लेकिन आप साथ नहीं चल रहे थे जनाब। आपने बजट पास कैसे होने दिया? आपके मेंबर्स असेंबली से गायब थे, आपने पीपल्स पार्टी का इस मौके पे साथ नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह क्या रहे थे, वो जवाब तो कोस्तानी साहब ने देने की कोशिश की है, लेकिन जरा एग्जैक्टली सुन लेते हैं, उसके बाद जरा जो सैयद आसिम रजा साहब से इसका तज्जिया भी जानेंगे। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। तो ये नजरियाती सफर जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि अब मैं नजरियाती हो गया हूं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नजरियाती सफर का जो आगाज हुआ था वो पांव पकड़ने पे आके उसका खत्म हो गया। क्या आप इसको किस तरह से लेते हैं आसिम? देखें, जिस तरह बिलावल साहब ने बयान फरमाया, इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये फितरी इत्तेहाद था ही नहीं। अगर हम इब्तिदा से खुद देखें, जो PDM बनी और पाकिस्तान की तारीख में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हम इत्तेहाद जब भी देखते हैं तो वहाँ पे शिकवे और शिकायतें देखी। कभी नवाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी तुमने पीठ में छुरा घोंप दिया। गवर्नर आज जब लगा, आपको याद है उन्होंने जलसे निकाले 2008-9 की बात अगर हम करते हैं, तो ये वो तकरीबन चीज़ें हमें टाइमलाइन पे नज़र आ रही थी कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला इत्तेहाद नहीं, क्योंकि मफादात नज़रियात की सियासत नहीं है, मफादात की सियासत है। पिच के दोनों तरफ दोनों खेल रहे हैं,
चाहे वो जरदारी साहब खेल रहे हैं, पैर किसके पकड़ने हैं शहबाज शरीफ को, किसके पकड़ने थे? जिनसे एनआरओ लेने की बातें हो रही हैं, जिनको कहा जाता है कि जी इनसे तो एनआरओ लेना ही नहीं है, ये किस बात की? इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि इनसे कौन मांग रहा है एनआरओ, वो ये कहते हैं कि ये तो दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं he's not सकते। authorized तो to वो give. फिर वो Then- उनको एड्रेस किया जा रहा है बार Okay. बार, जिनको मरियम साहिबा बार बार एड्रेस करती फिर थी। नजरियाती कैसे हो फिर गए? नजरियाती कैसे हो गए, सबसे पहला तो सवाल ये आता है। और पाकिस्तान की सियासत में ये पहली मर्तबा नहीं है, बहुत सारे दरवाजे उसी तरफ जाते हैं जब भी मफाहमत, और इसी अल्फाज को मैं रिपीट करूंगा, पाँव पकड़ने की बात होती है तो हुकूमतें बदली और इन तमाम चीज़ों के पीछे बाद में ये खुद बोलते हैं, ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने लीडरशिप की तरफ से अल्फाज आते हैं कि इन्होंने उनके ज़रिए हुकूमत बनाई, इन्होंने उनके ज़रिए हुकूमत बनाई। अब बात ये आती है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था, इसकी टाइमलाइन आप देख लें, चाहे गिलगित इलेक्शंस को आप देख लें, वहाँ पे एक दूसरे को डॉच किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि जी हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, वहाँ पे भी एक दूसरे को डॉच किया गया। अब कौन कैसे खेल रहा है ये अब आपको नज़र आ रहा है कि पिच की दोनों तरफ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा आपको। आप अगर बात करते हैं जरदारी साहब की, आपको याद होगा लाड़काना की स्पीच उनकी, और उससे पहले भावलपुर जलसे में उन्होंने बाकायदा कहा कि सीखना है तो मुझसे सबक सीखो, कि मैंने किस तरह सियासत की है। तो एक क्लियर मैसेज था। वो 11 जमातें, एक लीडर हैं वो कहते हैं कि जी अभी चलो मार्च करो और हुकूमत गिरा दो, ठीक है, उनको तो इंतजार है क्योंकि वो असेंबली से बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरी जमातों का सबका एजेंडा अलग है, ये मफादात की सियासत है, नज़रियात नहीं है। ये जिन नज़रियात के जिक्र इन्होंने कहा कि आर या पार होगा और ये नज़रियात से पाँव पकड़ने तक की बात पे आ गई, तो इसको अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी जोश खिताबत भी कह सकते हैं आप इसको एक लिहाज से, कोहिस्तानी साहब की बात को, ठीक है, लेकिन ये दिल का उबाल भी है जो आपस में बदल कदूरतें चुका बढ़ है रही ना। हैं। एग्जैक्टली, Show cause notice शो issue कॉज किया था जो ना। जो पीछे से आपको बैकग्राउंड में मैंने कहा ना जो हिस्ट्री आ रही है तो वो भी निकला है। लेकिन इसमें कामयाबी मैं शौकत यूसुफ सईद साहब और इमरान खान साहब और इन लोगों की हुकूमत को दूंगा कि इन्होंने बड़े स्मार्टली इत्तेहाद होने ही नहीं दिया अपोजिशन का। ये अच्छा, लेकिन ये अपोजिशन फ्रैक्चर्ड है इसमें और फायदा हुकूमत उठा रही है। फायदा तो हुकूमत उठा रही है शौकत यूसुफ सईद साहब, बेनिफिशियरी तो अल्टीमेटली आप लोग ही हैं, लेकिन इसका इत्तेहाद खत्म करने में तो मेरा ख्याल है आपका कोई रोल नहीं था। You never know. ये तो अल्लाह की मर्जी You थी never जो know. आपको आपको बैठे बिठाए जो है इनकी अपनी सफों में जो है फूट पड़ गई। ऐसे ही है ना यूसुफ सईद साहब? नादिया बात ये है ना कि हम तो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि देखें ये वो दोनों पार्टियां हैं जो शुरू दिन से एक दूसरे को चोर चोर कहती रही, और इनके जो टसल हम देखते रहे कहाँ तक पहुंची थी। यानी एक ज़माना ऐसा था जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, उससे पहले नसरत भुट्टो के ख़िलाफ़, यानी जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई वो भी एक पाकिस्तानी सियासत का गालिमिया रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए मैच्योर सियासत होनी चाहिए, करें सियासत, अपोजिशन भी करे गवर्नमेंट की, लेकिन किन बुनियादों के ऊपर, यानी क्या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है अपोजिशन के अंदर। और कोई कभी देखें कोई तहरीक उस वक्त तक जोर नहीं पकड़ती जब तक आवाम उसमें शामिल ना हो। जब तक आप आवाम की बात करेंगे, आवाम को समझ आती है कि अपोजिशन हमारे साथ खड़ी है, तो वो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आवाम को ये पता हो कि ये तो खुद अपने लिए कर रही है, तो फिर आवाम साथ नहीं देते। यही अपोजिशन के साथ हुआ, ये एक दूसरे से मायूस हुए हैं। जब जलसा होता है ना, अभी स्वाद के अंदर जलसा हुआ, देखिए अगर मैं आपको बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर इमरान खान ना भी आए, वजीर आला ना भी आए, एक एमपी अगर वहां हमारे स्वाद का एक एमपी फजल हकीम कहे या एनी वन मिनिस्टर वहां का लोकल कहे कि जी मैं ग्रासी ग्राउंड में पीटीआई का जलसा करना चाहता हूं, आप यकीन करें ये वो भर जाएगा। ये 10 जमातें मिलकर उस ग्राउंड को नहीं भर सकी। तो देखिए ये चीज होती है, अपोजिशन में तो लोग निकलते हैं। चले ना, जब पिकनिक आप तो बात होगी ना, करते जिप हैं, लाइनिंग देखिए तो हो महंगाई गई, है, बिल्कुल है, हम भी मानते हैं, जिप लाइनिंग तो हो हम गई तो ना। मानते हैं कि है, सवाल लेकिन की लोगों मौसम को की ये बदल पता है, होती है। अच्छा, लोगों को ये यूसुफ पता है सईद साहब, कि लेकिन उसके महंगाई साथ क्यों साथ है, लोगों को ये पता है। ठीक है, एक जी। सवाल और वो ये कि कोस्तानी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीएमएलएन के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी बोलते रहे, हमारा हदफ पीपल्स पार्टी है ही नहीं। मतलब ये तो मुफावमत के उस लेवल पर आ गए कि वो पता नहीं क्या क्या कह जा रहे हैं। नहीं जी कोई बात नहीं, कहने दो। और कह रहे हमारा जो असल हदफ है वो तो पीटीआई की हुकूमत है। अब मैं इनसे सवाल ये कर रही थी कि आप अकेले पीटीआई का बिगाड़ेंगे क्या? तो आपको लगता है कि ये असल सियासी हरीफ है आपके? डिस्टर्ब हो रही थी, आपको आवाज आ रही है? नादिया दोबारा अगर मैं ये कह रही थी कि कोस्तानी साहब कह रहे हैं, आपको अब आवाज आ रही है? आवाज खत्म, आवाज नहीं जा रही। तो पीपल्स पार्टी आपका हदफ नहीं है और पीटीआई आपका हदफ है,
क्या करना है अब आपने करना क्या है इनके खिलाफ? देखें, पहली तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने जो बातें की वो उसको मुझे अगर मौका दें तो मैं जवाब उसका मौका तब ना दे दूं जब वो आ जाए, करेक्ट हो जाए, उनके सामने चलो वो ठीक है। सामने हो जाएंगे तो जरा देखें, बात यह है कि जो आपका सवाल है कि आप कैसे देंगी, तो पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम ने जो जसावात में जलसा किया उसमें अवाम की जो शमूलियत थी, अवाम ने जो मतलब उधर मौजूद थी, ये साबित हुआ कि पीएमएलएन और बाकी जमातें भी इस हुकूमत का मुकाबला कर सकती है। हमने इलेक्शन में, स्ट्रेटजी क्या है? हमने केपीके में इनके घर में जाके घुस के इनको इलेक्शन हरवाया, हमने डस्का में हराया, हमने वजीराबाद में हराया। अवाम हमें हमारे नवाज शरीफ के साथ है, पीएमएलएन के साथ है। ये हम अगर हमारा मुकाबला इलेक्शन में कर सकते हैं, हम आके किसी इदारों पे हमला नहीं करेंगे, हम जाके लड़ेंगे नहीं, हम गाली गलोच नहीं करेंगे, हम अवाम की मदद से, अवाम की ताकत से इलेक्शन में जाते हैं। हमारा बयान ही यही है कि साफ शफाफ इस मुल्क के इलेक्शन हो, तो जो अवाम का फैसला हो, जो अवाम जिसको मुंतखब करे वही इस हुकूमत इस मुल्क में करे। पहले मुझे बताएं आपकी पार्टी का बयानिया क्या है? मज़ामत की सियासत, मफामत की सियासत? दोनों बयानी है हमारे। है? मज़ाहमत जो है, जब जो चल जाए नहीं, बात ये है कि देखिए नहीं, मज़ाहमत कौन सा बयानिया है पार्टी को, इससे एम्पावर कौन सा? हमें बंदूक लेकर तो नहीं लड़ना है ना, मैं बंदूक की तो हम बात ही नहीं जिद्दोजहद करी की ना, सियासत मेरा कर रहे हैं सिंपल सा सवाल है हम- कोस्तानी साहब, मफामत की सियासत या मज़ामत की मैं सियासत? ये कह रहा हूँ हमारी जदोजहद जो है वो इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन है, आइन की हुक्मरानी है। वो बात जो मुफाहमत जिसको आप कहती हैं कि शहबाज मैं शरीफ नहीं साहब, कहती, शहबाज शरीफ जो भी ये मीडिया का तासुर है कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुफाहमत हो, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। तो यही हम बात नवाज शरीफ साहब भी पहले करते रहे हैं, यही बात हमारा बयानिया है, इसमें कोई दो राय तो है मैं नहीं। पूछूंगी कि दो राय के आसिफ नहीं। साहब से, लेकिन जरा यूसुफ जई साहब से राब्ता हो गया। तो यूसुफ जई साहब, पीएमएलएन कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी कहते रहे, हमें वो बॉदर नहीं करता, क्योंकि हमारा जो असल हदफ है वो तो पीटीआई हुकूमत है। तो कितना खतरा है पीटीआई की हुकूमत को? अब इस बात पे आप हंसिएगा नहीं, पीएमएलएन से देखिए देखिए हंसना मना था। खतरा जो होता है ना वो स्टार्ट में होता है। ये जो पहला साल होता है, दूसरा साल होता है ना, हाँ। जब हुकूमत चल पड़ती है फिर उसको कोई नहीं हिला सकता है। ये देखें तो शुरू दिन से कह रहे हैं ये हुकूमत नाकाम है, ये हुकूमत अभी जाने वाली है। अब लोग भी इनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। देखिए आप हुकूमत कैसे गिराएंगे? हुकूमत तब गिरेगी जब आवाम सड़कों पर निकलेगी, जब आवाम हुकूमत के खिलाफ निकलेगी। पार्टियां निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त आवाम जो है वो इनको कोई अहमियत नहीं दे रही, क्योंकि वो अपोजिशन जो है वो 3-3, 4-4 बारियां वो ले चुकी हैं और आवाम ने इनकी हुक्मरानी भी देखी है। तो आवाम क्यों निकले, किसके लिए निकले? मतलब ऑप्शन क्या है? अगर आज इमरान खान को हम हटा लें तो आप मुझे बताएं कि ऑप्शन क्या है? नवाज शरीफ, जरदारी, ये इनसे तो लोग पहले से ही तंग है। पहले से ही हमारा जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, जो मईशत है, अगर हम जो बार बार कह रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिबिलिटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो क्रेडिबिलिटी अपोजिशन में नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आवाम इनको ये बॉदर क्लेम कर रहे हैं कि हमने आपके घर में घुस के आपको हराया है, नहीं है इनकी। हमने सवात का एक कामयाब जलसा किया है, वो क्लेम कर रहे हैं और ये क्लेम तो दुरुस्त भी है काफी हद तक। इलेक्शन में हरवाया। मैंने तो आपको मिसाल दी कि अगर वो जो जलसा इन्होंने किया है ना, जो 10 पार्टियों ने मिलकर किया है, मैं अगर आपको, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ। इमरान खान जब स्वाद जाता है फिर वहाँ सड़कों पे भी जगह ना होती है, मिलों मिलों लोग खड़े होते हैं। मैं तो उसकी बात करता हूँ कि हमारा एक एमपीए, एक आम एमपीए भी अगर वो कहे कि मैं ग्रासी ग्राउंड में जलसा करता हूँ ना तो वो भर देगा। देखिए ये 10 जमातें मिलकर अगर ग्रासी ग्राउंड को फुल नहीं कर सकी तो ये उनकी नाकामी है। पॉलिटिकल वर्कर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे उनके पास, हर पार्टी के पास होते हैं। 1000-2000 वर्कर इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर टोटल 10 जमातें मिलके 4000 लोगों का जलसा करे तो ये तो देखे ना, ये तो बात बनती है। आप फिर कैसे कहेंगे कि ये आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? 4000 लोग तो हुकूमत को नहीं गिरा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इमरान खान की बात तो छोड़े, ठीक है, शहबाज शरीफ आ रहा है, उसके मुकाबले में हमारे एक आम वर्कर, हमारा जो आम एमपी है वो भी जलसा करे तो उससे बड़ा होगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, यही तो चीज़ है कि मैं लोगों वापस के लिए आ क्यों जाती निकल हूँ, रहे मैं हैं? वापस आ जाती हूँ। मुझे आसिम साहब से पूछना है, ये कौन सी, ये मुझे जरा वो बताएं कि हमारी
दोनों नैरेटिव हमारे हैं, मफामत का भी है, मजामत का भी है। ये तो वही वाली बात होगी। मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, किसने बोला था, जरदारी साहब ने खुद बोला था कि जब इनको जरूरत होती है तो ये गला गर्दन पे पकड़ते हैं और जब दूसरा काम होता है तो होता है। पैर पकड़ते जी, हैं। तो ये exactly। तो मफामत और मजामत ऐसे इसको लेके जिस चल रहे अंदाज हैं। में भी जिस मजाक अंदाज में हो भी रहा है। हाँ कवर कर लें, बात तो वहीं पे आती है। देखिए बात यह है कि हमेशा से जो सूरत हाल नजर आई, ये बात कर रहे हैं अभी अभी दो राय की बात की, अपनी ही दो राय इन्होंने खुद दे दी। अभी ज़मीनी इंतखाबात को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और जनरल इलेक्शंस को ये कहते हैं धांधली हुई है। सिस्टम वही है, लोग वही हैं और जी। अपने मफाद में जब बात आती और है अब ना तो हुकूमत में अच्छा उस वक्त अच्छा तो caretaker- हाफ हाफ कड़वा कड़वा थूथू वाली बात आती है। फिर जब हम 2013 के इलेक्शंस की बात करते हैं, खान साहब ने जब कहा, कौन से इलेक्शन पाकिस्तान में जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शफाफ थे, सिवाय एक इलेक्शन का कहा जाता है जिसकी तारीख गवाह, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है शायद वो शफाफ हुए थे। लेकिन आज इस बात के हवाले से कि जी दो राय इन्होंने जो हमें दी हैं कि जी ये भी हमारी सियासत और वो भी हमारी सियासत है, ये बात सामने खुल के सामने आ गई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैंने जो कहा पिच की दोनों तरफ खेलने के अंदर जो महारत है जिसको ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेनिफिट्स उठा लेगा, उसको एनआरओ मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और किससे मिलेगा वो खुद इन्होंने बता दिया कि पाँव जिसके पकड़ने पड़े। तो देखें पाकिस्तान की सियासत इस तरह के हालात और वाक़यात से भरी पड़ी है। आप जद्दा चले गए थे, आपने तो कहा हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में रहमान मलिक साहब और सऊदी वो जो वजीर है खुद आए मकरन, और उन्होंने जो आपने कहा आपको दिखाया, फिर आपने माना। पहले 5 साल माना, मतलब झूठ की भी इंतहा होती है ना मासूम के साथ। पहले 5 साल माना, फिर उन्होंने आके वो जो एग्रीमेंट लहराया तो फिर उन्होंने मान लिया। ठीक है, तो ये वो सियासत है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो अगर इसको सियासत कहते हैं तो माजरत, इस मुल्क के साथ बहुत खेल खेला गया। और अब इस मुल्क में जब हम शफाफ इलेक्शन या शफाफियत की नज़रियात की बात करते हैं तो इसमें कहीं तालमेल नज़र नहीं आता अल्फाज का और माजी का इन लोगों के साथ। अब ये नज़रियाती हो गए, या आपने सुना होगा कि अब तो हम नज़रियाती हो गए। तो अब जब नज़रियाती हो गए तो किस लिए? अपने मफाद के लिए, कि दोबारा आपको उस कुर्सी पे बराजमान कर दिया जाए जिसका आप गुज़श्ता कितने ही सालों से बैठ के सत्यानाश कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम सियासत को मजाक बना के इस मुल्क के साथ मजाक करते रहे। इमरान खान साहब के अंदर अगर एक विल थी और वो अगर आए इस जद्दोजहद के साथ, उनको मौका मिलना चाहिए। उनको 5 साल मुकम्मल, देखिए हर हुकूमत के तीसरे साल के बाद, मैं यूसुफ जई साहब की बात से एग्री करूंगा कि 3 साल के बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। पहले तो 2-3 साल उनको समझने में लग जाते हैं, जिस तरह उनका बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी। तो उनको ठीक करने में आप IPPs का देख लें, बिजली का हाल आप देख लें कि उसके अंदर आपने कितने महंगे एग्रीमेंट्स किए हैं कि आप चैलेंज नहीं कर सकते उनको, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट कंज्यूम करें ना करें, यू हैव टू पे 80% ऑफ द कैपेसिटी। अगर आपका 80%, मैं आपको बता रहा हूँ 80% ऑफ द कैपेसिटी आपको पे करना है, आपने बिजली ली या नहीं ली। ये कौन सा कानून है मुल्क का? और इस तरह के बहुत सारे मुताबिक आपके एग्रीमेंट्स हैं जिसमें आप बाउंड हैं। तो आप उन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हुए उसके बाद अब आप नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं ताकि रिप्लेस कर दिया जाए। तो वो आपको टाइम मिल रहा है कि जी आप तनकीद करें, ठीक है आप तनकीद करें, लेकिन अपनी असूली सियासत बयान तो करें कि आपकी सियासत है क्या। ठीक है, एक तो असूली सियासत आप बयान करें, वो तो इन्होंने बयान कर दी, मफामत भी है, मजामत भी है। तो खुल के मैं पूछ रहा हूँ जो आपने बताया। मुझे मुख्तसर से पहले एक बात का जवाब दे दें, ये जो, क्योंकि इनका तो तज्जिया लिया था, ये जो पैर पकड़ रहे हैं ये किसके पकड़ रहे हैं? तो जो शहबाज शरीफ साहब को, एक तो मियां साहब के जाके लंदन पैर पकड़ने थे, जो जमानत के साथ ही ये एप्लीकेशन के साथ सीट भी बुक करा दी थी, बाद में FIA ने पकड़ लिया। मगर और किसके पैर पकड़ने हैं मुल्क के वसी तर मफाद के लिए? देखिए बात उसी पैराए में, उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जब बजट स्पीच की थी, ज़ाहिर है देखें जो बात हम करते रहे हैं, जो इस मुल्क में इमरानी मुआहिदा हो, इस मुल्क में नेशनल डायलॉग हो, ये क्यों आप मुझे बताएं। जो मैं बताता हूँ, जो शौकत जई साहब बात कर रहे हैं, मुझे 2 मिनट अगर दें तो मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। पाँव किसके साथ पकड़े, इमरानी मुआहिदा किसके साथ करना है? मैं ये कह रहा हूँ, इस मुल्क, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह आज चल रहा है। जो शौकत यूसुफ जई साहब कह रहे हैं ना कि हुकूमत अब 3 साल हो गए, 2 साल पूरे करेंगे। मैं आपको शौकत यूसुफ जई साहब की भी 2 मिनट लेकर आपको दूंगी। आप मुझे ये बता दें पाँव किसके पकड़ रहे हैं? देखें पाँव शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के, मैंने पहले इंट्रो में आपको कहा, वो उनके वालिद के भी फ्लोर ऑफ द हाउस उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है। और बात ये है कि मैं कहता हूं कि शौकत यूसुफ से कहते हैं कि हुकूमत चल रही है, 3 साल चली, 2 साल चल जाएगी, ठीक है चल जाए, हम उसकी क्या मुल्क कहाँ खड़ा है? क्या मुल्क आगे बढ़ रहा है? क्या मुल्क की मईशत आगे बढ़ रही है? क्या जो ये आज हमें कह रहे हैं कि आपने महंगे मुआहदे किए, जो ये खुद बोलते थे कि बिजली वाफर मौजूद है, वो बिजली कहाँ चली गई? तो ये जो नाअहली है, नालायकी है, इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम यही कहते हैं कि इस मुल्क आगे बढ़ रहा है जब तक, क्या इकोनॉमी बेहतर हो रही है? इसके सवाल तो अब आप बच्चे से जो रजा साहब कह रहे हैं कि मजाक किया गया है मुल्क के साथ,
तो मैं कहता हूं जो हमारी लीडरशिप के साथ मजाक किया गया है, आज आप ख्वाजा आसिफ का फैसला जो जमानत का है तफसीली आया है, आज एहसन इकबाल का फैसला आया है, हुकूमत 3 साल में लगी रही, नवाज शरीफ से लेकर हमारी तमाम सीनियर 27 लोग जो सीनियर लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस किए, उनके ब्लेम लगाए गए, उनके पास इल्ज़ामात अरबों रुपए के लगाए गए, तो फैसलों में कहाँ है वो करप्शन? हमें ये मजाक अब बंद होना चाहिए इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के वजीर आजम को, जो मुंतखब वजीर आजम हो, उसको निकाल दिया जाए। उसको अदालतों ने करप्शन की तो कोई नहीं उसमें जिक्र है ना भाई, जिस तरह अदालतों ने निकाला, अदालतों के फैसले, शहीद भुट्टो को भी उसने अदालती कत्ल करार देते हैं, अदालतों में सारे फैसले तो आप अदालतों को नहीं मानते? नहीं, हम मानते हैं, आप अदालतों गलतियां होती है, इदारों से गलतियां होती है, कोई भी इदारा जो है ना, पार्लियामेंट हो, फैसला तो अदालती था ना, हर इदारे में गलतियां हो जाती है। यूसुफ जई साहब, इसका जवाब तो आप दे दीजिएगा कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आज बकौल कोस्तानी साहब के कि जिस तरह से अगर आज मुल्क खड़ा है तो इस तरह तो आगे नहीं चल सकता, वो उसका जवाब आप दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, क्या बेहतर हो रहा है वो आप बताएगा। मुझे जो बताना है मुख्तसरन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट भी किया है और उसको हमने ये देखा था कि इकोनॉमिस्ट नॉर्मलेसी इंडेक्स है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमंग बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज फॉर हैंडलिंग कोविड-19, और ये 10 ममालिक का चार्ट है, उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो नंबर 3 पर है, तो वो नंबर 3 पर है, जिसमें हांगकांग जो है वो नंबर 1 पर है 96.3। उन्होंने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल किया और अपनी कोविड को कंट्रोल भी किया, उन्होंने कहा विद अ स्कोर ऑफ 84.4 पाकिस्तान रैंक्स 3rd अमंग 50 कंट्रीज ट्रैक्ड बाय द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ऑन रिटर्न ऑफ प्री पैंडेमिक लाइफ। Pakistan's neighbor India has a score of 46.5, ranking it near the bottom in 48th position. China scores 72.9 in 19th, and the United States 72.8 is 20th. The global average to return to pre-pandemic activity is 66.6 on a scale of 0 to 100. तो इसको भी आप परफॉर्मेंस नहीं मानते कि अगर दुनिया तस्लीम कर रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। यूसुफ जई साहब से बराबता हो गया। यूसुफ जई साहब, जरा इनकी बातों का अगर आप जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस तरह मुल्क खड़ा है जहाँ पे आपने खड़ा किया है तो आगे नहीं चल सकता। मैंने सुन लिया था। अच्छा, वैसे भी आप मोबाइल पे इनकी बातें सुन ली थी। देखिए नादिया, अपोजिशन माने या ना माने, हमें इससे क्या मतलब है। बिलियन ट्री सुनामी का हमने प्रोजेक्ट दिया, पूरी दुनिया ने माना और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और ये अभी तक नहीं मान रहे हैं। देखिए, जो सूरत हाल रही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो सुकड़ कर रह गई, और काफ़ी हद तक, और आज दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की उन ममालिक पे 3रे नंबर पे जिसकी मईशत बेहतर हो रही है, और कोरोना के बावजूद। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, और ये विजन होता है किसी हुक्मरान का कि इतने मुश्किलात, अगर ये कोरोना ना होता तो इंशाल्लाह फिर आप देखते कि फिर मईशत कहाँ होती, किस स्टेज पे होती। लेकिन जो हमें जिस तरीके से हमें सूरत हाल मिली, ख़जाना मिला, हुकूमत मिली, वो सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो पूरा 1-2 साल तो उसको बेहतर करने के ऊपर लगे, उसके लिए मुश्किलात देखी, फिर कोरोना आ गया। लेकिन हमने इसका रोना नहीं रोया है, इसलिए कि जो पॉलिसी थी पूरी दुनिया ने मानी और दुनिया ने उसको फॉलो किया। तो ये होता है लीडर जो विजन देता है किसी मुल्क को, और वो मुल्क आगे बढ़ता है। आज अल्लाह के फिर देखे मईशत बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट रही है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेकाम आ रहा है, रुपए में इस्तेकाम आ रहा है, ये होती है। आप देखिए, मेरे भाई ने बात की IPPs के, क्या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये सर्वे तो मेरे ख्याल से कोई 20 साल पहले हुआ था कि हम पानी से जो सस्ती बिजली बना सकते हैं, 32,000 मेगावाट जो है वो हमारे पास रेडी था, यानी उस पर हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट लानी थी 32,000 मेगावाट के ऊपर। इन्होंने क्या किया, एक भाषा डैम के ऊपर लगे रहे कि जी भाषा डैम मुतनाज़ा है, भाषा डैम कालाबाग डैम मुतनाज़ा है, भाषा के ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज अल्लाह के फजल से मोमन डैम भी बन रहा है, भाषा डैम भी बन रहा है, और आप देखेंगे कि इस पे 5 साल 6 साल या 7 साल जितना भी अरसा लगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मुल्क कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, कैसे सनती तरक्की होती है। तो इन्होंने तो कभी मुल्क के लिए सोचा ही नहीं था, इन्होंने तो महंगे मंसूबे किए करप्शन के लिए, वो तो साबित है। और ऐसे गलत मायदे के कोई इतना जुल्म करता है अपने मुल्क के साथ कि उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते।
क्या हुआ, जो मंसूबे बने उनमें जो मशीनरी इस्तेमाल हुई। ठीक है, हेलो जी जी सुन रहे हैं आपको। आवाज आ रही? जी, आप जी, देखें कि इतना जुल्म हुआ है कि जो मशीनरी इस्तेमाल हुई, आप यकीन करें वो मशीनरी जो है वो वहां से घिसी पिटी मशीनरी लाई गई, जो दूसरे मुल्कों ने उसको रद्द कर दिया तो वो लाके यहाँ लगाई गई। उसके बदले जो पैसे, मतलब क्या क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ। आज ये हमसे कह रहे हैं कि जी हमने तो बिजली बना के छोड़ी थी। ये बिजली कोई खाने की चीज़ है कि लोगों ने खा ली? या कोई हुकूमत ऐसा कर सकती है कि बिजली हो और वो लोगों को कहे जी बिजली नहीं है, लोड शेडिंग करें? ये कोई हुकूमत नहीं करती है। लेकिन वो झूठ के ऊपर था। जिस तरह रुपए को इन्होंने झूठ के ऊपर कायम कर रखा था, डॉलर को क्या हुआ था एक जगह पे, वो झूठ के ऊपर सहारे पे था, इसी तरह बिजली झूठ के ऊपर थी। ठीक है, देखिए इतनी महंगी बिजली कहाँ से इस्तेमाल हो सकेगी? बिल्कुल ठीक है, इतनी बिल्कुल महंगी ठीक है। बिजली के लिए कौन आके कहा गया था इन्वेस्टमेंट कि करेगा? IMF के साथ अब जब हमने मुज़ाकरात खैबर होंगे तो पख्तूनख्वा टैरिफ के इंक्रीज अंदर नहीं होगा। देखिए हमने अनादिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने जो अपने अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो बिजली बनाई है ना, वो हमने देना शुरू किए विलेज सिस्टम के ऊपर। जो ये जो इंडस्ट्रीज को देना शुरू किया, आप यकीन करें कि 7.5 रुपए पर यूनिट हम दे रहे हैं उनको, और जो बिजली वापडा हमें दे रही है वो 21 रुपए और 20 रुपए 22 रुपए यूनिट जो है वो इंडस्ट्री को पड़ कितने रही है। मेगावाट आपकी तो हम तो जनरेशन ये क्या है? कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना अपनी कितने बिजली बनाएं और मेगावाट हमारे जनरेट कर रहे हैं आप? देखिए इस वक्त तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था पेहूर का, ये पेहूर का हमने दिया है। गालिबन एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, अभी पूरी तरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी है, लेकिन वेलिंग सिस्टम पे हमने दिया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त पाइपलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे जो वो है रेडी हो रहे हैं हाइडल पावर स्टेशन, और वो साल 2 साल में आप देखेंगे कि जो बिजली हम ऑफर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, अच्छी तो बात ये है। इंडस्ट्री तो खैबर पख्तूनख्वा में थी ही नहीं। ठीक है, यहाँ बेरोजगारी थी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का तस्वर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सी हमारे से दूर है, सी पोर्ट है नहीं। मटेरियल जो आप लाते हैं अपने मटेरियल, वो काफी महंगा पड़ता था। ठीक है, ठीक है, यूसुफ सईद साहब, हमारे पास ऐसा टूल है जो हम सस्ती करके दे रहे हैं। ठीक है, मैं आगे 7.5 रुपए पर यूनिट हम देंगे। आप देखें कि कितनी इंडस्ट्री यहाँ आती है। ठीक है, PTI की हुकूमत पंजाब में भी है। अब पंजाब आपका टारगेट नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज भी ये ऑफर वैलिड है कि आप जो है पीपल्स पार्टी का साथ दें तो पंजाब में PTI की गवर्नमेंट को भी टॉपल करेंगे, प्लस यहाँ पर भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। ये आपका टारगेट है, ये क्योंकि आपका हदफ तो PTI है, आपने खुद कहा, तो यहाँ पे आप साथ देंगे। देखें, अगर अददी लिहाज से हमारे पास अक्सरियत हो तो हम ऐसा फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं आप हमें सिर्फ वोट दें, काम हम करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अगर किसी बाप पार्टी से या किसी के आशीर्वाद से, जो माजी में 70 सालों में यही होता है, हुकूमतें गिराते हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो को सुना नहीं है, मैं बताती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ हमें वोट दें, काम हम करेंगे, आप हमें सिर्फ वोट दिलवा दें, क्योंकि बजट में भी आपके लोग भाग गए थे ना, मसला ये है। हमने 84 वोट इनको सेनेट में भी दिए, नेशनल असेंबली में सेनेट उम्मीदवार को दिए थे, वो जीत गया था, हमने दिए। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने आके सेनेट चेयरमैन पे किस तरह इलेक्शन हारा, और फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर का जो छोटा सा ओहदा था वो भी बाप की मदद से लिया। हम ऐसी तब्दीली नहीं चाहते, ना हम इस तरह इमरान को गिराना पंजाब चाहते। के सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ? नहीं, पंजाब में देखें, पंजाब में ये उसका जवाब दे दें तो पीपल्स पार्टी तो उस पर भी शिकवा करती है। नहीं, शिकवा करती है तो पीपल्स पार्टी अगर हाथ ना उठाती, उसका कैंडिडेट अगर विथड्रॉ ना करता, हो इलेक्शन होता। हम चाहते हैं कि हार्स ट्रेडिंग ना हो, हम चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो, पैसे ना चले। हमारे जितने अददी शो ऑफ हैंड को आप वोट कर देते, मैं हुकूमत का साथ दे देते हम करने के लिए। देखें, एक नुक्ता नहीं है, नुक्ता इलेक्शन रिफॉर्म में ये भी है कि कोई बंदूक वाला जाके खड़ा हो जाए पोलिंग के अंदर, वो भी खत्म होना चाहिए। 100 चीजें इलेक्शन रिफॉर्म होने चाहिए। इस तरह जिस तरह ये करना चाहते हैं कि एक बटन से इलेक्शन जीतते हैं, इस तरह रिफॉर्म नहीं होंगे। उसके लिए पार्लियामानी कमेटी, पार्लियामेंट मौजूद है। आपने किसको अपने नवीद कमर को किया है पीपल्स पार्टी ने, तो आपने किसको नॉमिनेट किया है? हमारे भी मेंबर उसमें 3 होंगे। कौन अभी तक नहीं किया? अभी तक वो हमने नाम दे दिए हैं, वो अपोजिशन लीडर ने, उसमें हम हिस्सा लेंगे, अगरचे हुकूमत बात करेगी। मगर आप मुझे बताएं, हुकूमत नाम कौन है? हम हमारे पार्टी से MNAs ही होंगे। बात भी दिए नहीं। मैं रहता हूँ, वो बात तब आएगी। आज हुकूमत कल बोल रही थी कि हम इलेक्शन कमेटी बनेगी, स्पीकर साहब कह रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं हम अपना सिस्टम ला रहे हैं,
तो ये तो हमसे बात करेंगे ही नहीं ना। अगर जब बात करेंगे तो हमें कहेंगे ये तो एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा, इन्होंने पहले भी एक कमेटी बनाई थी ना इलेक्शन रिफॉर्म में, जब हमने इलेक्शन के वो आपकी हुकूमत के दौरान बनी आजम थी। ने आपको दावत दी है, स्पीकर साहब ने आपकी हुकूमत में बनी वजीर थी आजम ये यू कमेटी। टर्न नहीं देता है। इब्तिदा तो वहाँ से। ये कौन से वजीर आजम की बात, हर बात पे यू टर्न लेता है। किस बात पे नहीं लिए? कल फिर बोलेगा अपोजिशन ने, जब नेब नादिया नेब पे कानून साजी ये खुद करना चाहते थे, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी हुई, 38 पॉइंट्स नहीं माने नहीं ना फैक्टर उधर डिबेट हुआ, फिर उन्होंने कागज जाके ले ये एनआरओ हमसे मांगा है। हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा था। ये वो 38 पॉइंट्स क्लॉज किसने दिए थे कि जी ये भी शामिल जिसको करिए, डिस्क्लोज करने पे इनको शिकायत है कि हम तो नहीं चाहते थे ना कि फिर कौन चाहता था? शाहिद खान कह रहा बात हुकूमत ही ने नहीं कराए बुलाई, थे। हुकूमत चाहती कि नेब में तरामीम हो कानून में। फेटअप के दौरान नैब का कोई काम नहीं था। तब भी उनके दरमियान में वही बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने बुलाया, हमें भी दावत दी, वहां पे इन्होंने कहा कि ये हम कानून साजी करना चाहते हैं। फिर जब बातें हुई तो ये कागज ले रहा के एनआरओ, कल ये फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी इसमें यही कहेंगे। इसी पे तो शिकवा हुआ था कि उन्होंने डिस्क्लोज क्यों कर दिया कि ये शिकवा ये हुआ था कि कमरे के अंदर की बात कमरा फैसला बाहर क्यों मैं करें? तो पब्लिक क्यों मैं करें? हम तो उसको कहते माने हैं, आप, मैं इस तो चीज आज को भी कह रहा तस्लीम हूँ, करें। जो नेब ने हमसे हमारे साथ हुकूमत के साथ मिलके किया है, आज भी 2 तफसीली फैसले आए, पढ़ लें। अगरचे हमारी लीडरशिप पे 1 रुपए की करप्शन कोई चार्जेस हो हमें बताएं। अच्छा, ये सैफुर रहमान साहब है। सैफुर रहमान साहब के अपने अल्फाज हैं, जरदारी साहब से कोर्ट में जाके उन्होंने माफिया तक मांगी कि मैं जो कुछ करता रहा, जरदारी साहब इनके नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जरदारी साहब के साथ। उसके बाद आप देख लें आपके इसहाक डार साहब जो मफरूर हैं, उनका कोर्ट में बयान मौजूद है, बयान है, पता नहीं 48 पेज का, जी बिल्कुल। और उसके बाद उसी डर की वजह से उनको बाहर वजीर आजम के तैयारे में आपको भेज दिया जाता है। और ये वो तमाम हकायक हैं जिनको ये तरदीद नहीं कर सकते, लेकिन तस्लीम भी नहीं करते। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक और बात बताएं कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको एक और प्रपोजल दिया है कि आए जी हमें वोट दें, हमारा साथ दें, हम पंजाब गवर्नमेंट भी गिराते हैं और यहाँ पे भी तहरीक लेकर आते हैं, ये साथ दें। ये क्यों, इनकी क्या रिजर्वेशंस है, ये क्यों रिलक्टेंट है? इत्तेमाद का फुकदान दोनों तरफ नजर आता है। जरदारी साहब को वो बयान आप भूल गए जब उन्होंने कहा कि मुआहदे आसमानी सहीफे नहीं होते। वो याद है आपको जब नवाज शरीफ साहब ने शोर मचाया था तो उन्होंने Exactly. तो अब बात वही आती है कि बिलावल साहब ने भी बॉल इनके कोर्ट में फेंकी है ताकि इनकी तरफ से जो बयान आएगा वो इन्हीं के अगेंस्ट जाएगा। ये हाँ करें या ना करें, दोनों सूरत में इन्होंने एक स्मार्ट गेम मूव की है। वो एक ऐसी बॉल कराई है इनको कि जिसको ये छोड़ भी नहीं सकते और खेल भी नहीं सकते। तो वो इस वक्त जिसको ये अनाड़ी खिलाड़ी कह रहे हैं उसने बड़ा कैलकुलेटेड ये बात की है। बिलावल साहब की इस तकरीर को आप लाइट वे में नहीं ले सकते। उन्होंने जो नज़रियात की बात की है, उन्होंने जब कहा कि आओ मेरे साथ, तो ताकि एक्सपोज हो जाए ना, मैं बात कर रहा हूँ सेनेट इंतखाबात की कि जो उसके बाद से इनके खिलाफत खुल के सामने आए, जो पीडीएम टूटी, तो वो उन्होंने उसी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात की है। तो ये पीएमएल की गवर्नमेंट है जहाँ पे खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब कोहसानी साहब इस बात को डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर खामोशी रहे तो फिर इसका मतलब है तस्लीम करते हैं कि जो वो इशारा कर रहे हैं वो काफ़ी है कि घुटने पकड़ने की बात, टांगे पकड़ने की बात करें तो किसके पकड़ने की बात करें, जिसका ये जवाब आपको नहीं दे रहे। ये अभी मैंने कहा भी 2 मिनट दूंगी, मैंने कहा शौकत यूसुफ साहब के 2 मिनट भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज जो नजर आती है, देखिए हुकूमत अब परफॉर्म कर रही है। मतलब मैं पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, हम लोग मीडिया से गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया है, इसमें हमने कुछ चीजें ग्रो होते हुए देखी। इंटरनेशनल आपके जो इदारे हैं वो चीज को तस्लीम करना शुरू हो गए। एग्जैक्टली। और आपके जो रिमिटेंसेस, एतमाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस दफा आपने देखा, आज से पहले आपको नजर नहीं आता था। हाँ, आपके पास कंस्टेंट्स हैं, कोविड सबसे बड़ा कंस्टेंट है। अगर आपके मुल्क में कोविड आया तो माजी की हुकूमतों में देख लें कि आपको इमदाद मांगनी पड़ती थी, सैलाब आता था इमदाद मांग रहे होते थे। 2010 के सैलाब में क्या हुआ, जो इमदाद है वो कहाँ गई, वो हार कहाँ गया, जिसके बारे में आज तक एक कहानी मशहूर निकल भी आया ना, लेकिन कहानी यही थी कि ये तो खरीद लिया गया था और किस तरह खरीदा गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको हम नवश्ता दीवार समझते हैं कि इनको भी समझना चाहिए कि सियासत इस चीज का नाम नहीं रहा जो ये माजी में करते रहे। ठीक है, मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब से पूछ लूं, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब ऐसी क्या वजह है कि पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है हमारी पूरी तैयारी है, बहुत आसान है पंजाब में हुकूमत गिराना, उस्मान बुज़दार को भी बदल देंगे, यहाँ पर भी हम वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ले आएंगे, नून लीग उनका साथ देने को तैयार नहीं है। आपकी नजर में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, फिर अगेन मैं कहूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बिलावल ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं।
ये चेयरमैन सेनेट को हटा सके सारे मिलके, रोक सके उनको? नहीं रोक सके। ये इनकी बातें सुने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुकूमत के साथ। चले ये उनकी तो चीजें अपनी जगह बातें हैं ना, अभी वो ये कह रहे हैं नून लीग साथ दे, नून लीग क्यों साथ नहीं दे रही अगर अदब पीटीआई है तो? देखिए देखिए ये तो नून लीग से, देखिए ये तो नून लीग से पूछा जाए ना कि वो साथ दे रही नहीं दे रही, लेकिन इनके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैंने आपसे कहा कि देखिए जो प्रेशर डालना होता है ना गवर्नमेंट के ऊपर, वो तो एक ही मकसद के लिए प्रेशर डाला जा रहा है ना कि किसी तरीके से केसेस जो है वो या स्टाफ हो या थोड़े से नरम हो जाए, और तो कोई मकसद नहीं है। आप मुझे बताएं, पीएमएलएन का तो एक ही मकसद है ना कि नवाज शरीफ को छोड़ दें आप, और आपने उनके कोई पकड़ा वो हुआ नहीं कब है। है इसी जी तरह नवाज देखें, शरीफ को? हर एक अपने अपने मकासद के लिए नहीं, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं ना, हालांकि ये केसेस हमने नहीं बनाए, ये वही दो जो पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ नेब में गई थी, वो केस पड़े हुए थे, वो एक्टिव हो गए हैं, बस यही बात है, और तो कुछ भी नहीं है। ये इनके आपस में इतना ज़्यादा तजाद भी है और इतना ज़्यादा इनके अंदर अदम एतमाद है कि ये एक दूसरे पे कभी एतमाद करते भी नहीं है। और देखें ना, इनमें से किसी की भी मेरे पास है, मेरे पास मोबाइल में भी शायद होगी कि नवाज शरीफ क्या कहता है मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, मौलाना फजल रहमान क्या कहता है जरदारी के बारे ये में, तो सब जरदारी क्या सियासत में कहता है चलता इनके रहता बारे। है ये ना। एक दूसरे के ये वो जमाते हैं आप लोग भी बहुत कुछ किसी को कहते थे, कभी ये किसी को कुछ इनके जो कहते वर्कर्स थे। है ना नादिया, हम तो लो लेवल पर हम वर्कर है ना, हम तो छोटे वर्कर हैं। हमें पता है कि इमरान कितनी खान नफरत है इनके वर्करों में एक दूसरे के खिलाफ। ये ऊपर से फैसले कर लें, ऊपर से फैसले कर लें, लेकिन नीचे कोई नहीं मानता है इनके फैसले। यही वजह है अच्छा कि ये नाकाम चले, है। ये नहीं मानते। अब मेरी ये बात है, क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते। अभी तो ये अब हम बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट की बात करें ना, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी यही बात की है ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे पीछे करके, कि जिस तरह से अभी हुकूमत चला रहे हैं इस तरह हुकूमत चल नहीं सकती, इस तरह मुल्क चल नहीं सकता। उन्होंने जो बेसिकली जो पॉइंट रेस किया है, जो टारगेट किया है, वो महंगाई को किया है, एक लोड शेडिंग को किया है और एक महंगाई को किया है। एज फार एज लोड शेडिंग इज कंसर्न, हमाद अजहर की ट्वीट थी कि वो जो पानी का मसला था, डैम के लेवल का, पानी के लेवल का, वो बेहतर हो गया है, तो मजीद लोड शेडिंग नहीं होगी। बट एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, दिस इज एन सीरियस इशू। उसको तो एड्रेस आपने करना पड़ेगा और ASAP करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए तो आपको पता है कि इमरान खान ने कितने इकदाम उठाए, कितने वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन जाहिर है देखिए उस पर टाइम तो लगेगा। उसकी तो वजूहत थी, ऐसा तो नहीं कि अचानक इमरान खान आया और महंगाई शुरू हो गई। वो जो जिस अंदाज से आपकी मईशत का बेड़ा गर्क था, उस मईशत पे, और जो जिस तरीके से हम IPPs को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो महंगाई का सबब बनी। आहिस्ता आहिस्ता देखें इससे हम निकल रहे हैं काफ़ी हद तक। और जो सैलराइज तबका है उनके लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह एहसास प्रोग्राम के तहत जो गरीब बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनके साथ देखें अच्छा सलूक, उनको ये जो फूड पैकेज, ये सारी चीज़ें जो है ये गरीब लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास तबका है उनके लिए किया जा रहा है, ताकि वो संभले। और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम इकदाम जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए होंगे वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगा जिन मुश्किलात से हम दो चार हुए, जो हुकूमत गुजरी, ये मेरे ख्याल से अगर कोई और हुकूमत होती और इन मुश्किलात में आती तो आज पाकिस्तान किस डिफ़ॉल्ट में चला जाता और कितने मुश्किल में होता, अल्लाह माफ़ करे। जो क्राइसिस मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर देखी, मैं 92 से कवर करता रहा उसको, ये अफ़गानिस्तान की क्राइसिस मैंने देखी, वो यही था कि आपकी जो मईशत थी वो इतनी बुरे तरीके पे गई कि लोग बोरियां भर भर के वो जो अफगानी उठाते फिरते थे। यही हाल पाकिस्तान की करेंसी के साथ होना था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान आया। आपने एक महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इकदाम उसने इस वक्त जो हालात अफगानिस्तान के हैं या आगे चल के हो सकते हैं, चलना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान की बड़ा मैटर करती है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोस्तानी साहब लास्ट कमेंट दे दीजिए, मुख्तसर सा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, वन लाइनर। देखिए मैं पहले एक उनका जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि हमने सस्ती बिजली 7 रुपए में हम KPK में दे रहा हूँ। मैं चैलेंज से कहता हूँ 7 रुपए में नहीं, 7.5 रुपए कम।
ठीक है, मैं कहता हूं एक यूनिट इन्होंने नहीं बनाया, अच्छा। एक मेगावाट नहीं बनाया, अगर बनाया है हमें दिखाए। और दूसरी बात, 3 साल हो गए इन्होंने एनर्जी पे काम किया, इन्होंने अच्छा, महंगाई ये कम इधर ही करने, रुक जाए, महंगाई पे काम किया। इधर ही रुक जाए। मैं मुझे मसला तो मेरा रुक ये जाएगा, है, जल्दी से मेरा बोल दे। मसला इधर ये है रुक कि जाए, पाकिस्तान इधर की रुक 22 करोड़ आवाम को आप बिजली कितने में दे रहे हो? आप नादिया, मुझे, आपको 3 नादिया, साल हमने नादिया, दिए हैं, नादिया, आपके पास मैं- 3 इन्होंने साल challenge पड़े किया हुए है हैं, ना। आपने नहीं इन्होंने बनाया, challenge किया आपने है। एक यूनिट, आपने एक ईंट नहीं रखी है वो तरक्की कह रहे हैं की। एक यूनिट भी नहीं आपने बनाया। नहीं रखी है मुल्क की नेशनल तरक्की टीवी के के लिए। ऊपर। आप तो नवाज सही शरीफ के तो तमाम मैं यही मंसूबों challenge पे कर चल रहा हूं रहे हैं। ना। आज आप सीपैक में जो साफ नादिया, लेके इनको यही आपको तो नजर आ challenge रहा है कर रहा हूं मैं। बलोचिस्तान, ये सीपैक नवाज शरीफ ने शुरू किया, आपने रोका था 2014 के धरनों में। भाई आप मुझे पता नहीं बताएं, सीपैक का क्रेडिट यार, कौन आप कौन लेगा? हम जरदारी लेंगे, साहब हम लेते हैं, लेंगे, जरदारी हम साहब भी लेंगे, लेते हैं। मुशर्रफ साहब लेते हमने हैं। शुरू किया। यूसुफ इन्होंने सईद तो साहब रोका last था, comment, एक इन्होंने मिनट, 1 साल एक मिनट। 14 इन्होंने धरना देके अच्छा, रोका था ठीक है, 126 दिन यूसुफ का। सईद साहब देखिए, लास्ट मैं कमेंट कहता हूं, देंगे जल्दी serious से। होते आपने हैं। एक एक तरक्की मिनट। की ईंट नहीं रखी है इस यूसुफ सईद मुल्क साहब, में। जल्दी देखिए, से अगर कोई ये लोग एक सीरियस यूनिट नहीं होते बनाया। नादिया, तो आज बलूचिस्तान का ये हाल ना होता। हमें बलूचिस्तान किस हमने हालात में मिला है? कॉम्प्रेस्टों को ये सीएम इनकी बनाया, non-serious मालिक attitude बलोच की को वजह से। आप आज बना के ये दिखाएं, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म इकदाम चलें आप जी, करके कोशिश दिखाएं। कर रहा है कि बहुत बलूचिस्तान शुक्रिया में पाकिस्तान में यूसुफ सईद पाकिस्तानी साहब, झंडा लगा बहुत है। शुक्रिया पता नहीं आसिम लगता रजा है, साहब, 2 आपका भी, पहले। कोस्तानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पिए। नादिम मिर्जा का प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।